दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई, हमने पिछले रविवार को आरटीआई पाठशाला नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और हर रविवार को यह कार्यक्रम दिन में 11 बजे प्रसारित की जाएगी। हमारे कार्यक्रम को हर रविवार को 11 बजे देखिए, दिन भर देखिए, आगे भी देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, हमारी पाठशाला से कुछ आप सीख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण है। पिछले 19 वर्षों में यह कई प्रमुख घोटालों को उजागर करने में सहायक रहा है। आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी घोटाला जैसे घोटाले आरटीआई के तहत कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। आरटीआई अधिनियम जन आवाज को सशक्त बनाता है। इसने आम नागरिकों को सरकारी प्राधिकारियों से प्रश्न पूछने का आत्मविश्वास और अधिकार दिया है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको आरटीआई के बारे में बताया कि क्या क्या आपके अधिकार हैं। इस संबंध में आज हमारे साथ आरटीआई के बहुत अच्छे ज्ञाता संजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे जो उसका उत्तर भी देंगे और उससे आपको तमाम जानकारी होगी। पहला प्रश्न आपसे है संजय जी, राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम से बाहर रखने का क्या कारण है? नमस्कार जी। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि राजनीतिक दलों को आखिर आरटीआई अधिनियम से बाहर क्यों रखा जा रहा है। अच्छा, ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अल्टीमेटली यही वर्डिक्ट दिया कि जो राजनीतिक दल हैं वो प्राइवेट एंटिटी हैं, वो पब्लिक एंटिटी नहीं है। अब यहाँ पर हम अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले हमको आरटीआई एक्ट को ही देखना पड़ेगा। तो इसमें हमको जाना पड़ेगा आरटीआई एक्ट की धारा 2H पर। ये धारा 2H जो है ये लोक प्राधिकारी की परिभाषा देती है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। तो ना तो ये किसी स्टैट्यूट से बने हुए हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत ये बने हुए हैं। तो प्राइवेट एंटिटी होने के नाते ये राजनीतिक दल चूंकि इस आरटीआई एक्ट की धारा 2H की परिभाषा में नहीं आते हैं, एक तो इसलिए ये आरटीआई एक्ट से बाहर है। दूसरा एक कारण ये है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल ऑलरेडी जो अन्य कानून हैं, जैसे उसमें हम अगर देखें तो एक हमारा कानून जन प्रतिनिधित्व का कानून है, जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन को अपनी सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं और वो देते भी हैं। इसके अलावा इनको जो भी कुछ आय हो रही है तो इनकम टैक्स को भी देते हैं। तो चूंकि दो जगह ऑलरेडी इनको सूचनाएं देनी हैं, इसलिए सीधे सीधे जो राजनीतिक दल हैं उनको आरटीआई एक्ट से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, इसके पीछे कुछ और जो कि इम्प्लाइड रीजन्स हैं वो भी हैं। तो अगर हम उन इम्प्लाइड रीजन्स में जाएं तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दलों से जुड़ सकें। जिस राजनीतिक विचारधारा को वो पोषित कर रहे हों उसको कहीं फंडिंग कर सकें, उसको फंडिंग करने के बाद उसको सशक्त बना सकें, ताकि जो विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसको सत्ता में लाना चाह रही हो वो और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा मजबूती से सत्ता में आए। तो ये इस तरह के बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो आरटीआई अधिनियम से हाल फिलहाल बाहर हैं और इनकी सूचनाएं अगर कोई मांगेगा तो उसको नहीं दी जाएगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आरटीआई के तहत कितने साल पुरानी जानकारी पूछी जा सकती है? क्यों ताजा ही जानकारी पूछी जा सकती है कि बहुत साल पुरानी, और कितनी पुरानी जानकारी पूछ सकते हैं?
जी, जी, बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए है कि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हमने ये देखा है कि आरटीआई एक्ट के बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर चुके हैं, वो भी प्रायः ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। प्रायः लोग ये समझते हैं कि जो आरटीआई एक्ट की धारा 8(3) में 20 साल पुरानी सूचना के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है, उसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि भई इसका मतलब 20 साल पुरानी जो सूचनाएँ हैं, वो नहीं दी जाएँगी। जबकि आरटीआई एक्ट की मंशा ये है कि 20 साल पुरानी सूचनाएँ भी दी जाएँगी और अगर सूचनाएँ 20 साल से पुरानी हैं, तो उसमें एक एडेड बेनिफिट ये है कि इसमें सीआईसी के आदेश भी हैं, जिनमें कि ये निर्धारित किया गया है कि इवन धारा 8 के तहत जो प्रतिबंधित सूचनाएँ हैं, वो सूचनाएँ भी अगर 20 साल से पुरानी हो गई हैं, तो वो आरटीआई एक्ट में उजागर की जाएँगी। हाँ, इसमें एक छोटा-सा बिंदु है जिसको कि मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूँगा। चूँकि हर सरकारी विभाग में वीडिंग आउट के कुछ अपने नियम होते हैं। वीडिंग आउट के नियमों के तहत जो हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी के हिसाब से उनका रिटेंशन पीरियड रखते हैं और उस पीरियड के बाद में उन पत्रावलियों को, उन अभिलेखों को वीड आउट कर दिया जाता है। तो अगर उन नियमों के तहत पत्रावली वीड आउट हो चुकी है, तो वो सूचना फिर आपको चूँकि उपलब्ध ही नहीं है और आरटीआई एक्ट केवल उपलब्ध सूचना को ही आपको दिलाने का एक्ट है, तो वो सूचनाएँ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर सूचनाएँ वीड आउट किए जाने की श्रेणी की नहीं हैं, तो कितनी भी पुरानी सूचना हो, वो सूचना आपको दी जाएगी। और अगर सूचना 20 साल से पुरानी है, तो धारा 8 के जो प्रतिबंध हैं, वो भी उस पर लागू नहीं होंगे, यानी कि 20 साल से पुरानी लगभग सारी सूचनाएँ ही आपको सार्वजनिक की जाएँगी। क्या आरटीआई एक्ट के तहत व्यक्तिगत जानकारी पूछी जा सकती है, दी जा सकती है? जी देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें प्रायः रहती हैं और आरटीआई आवेदक और जन सूचना अधिकारियों के बीच में अक्सर इसी चीज़ को लेकर उत्तर प्रत्युत्तर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लीजिए किसी की व्यक्तिगत सूचना की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत सूचनाओं के मामले में आरटीआई एक्ट की 3 धाराओं को सबसे पहले हमको देखना होगा। उसमें से एक तो आ जाती है धारा 81J। तो 81J में यह है कि अगर कोई व्यक्तिगत सूचना है, वो सूचना नहीं दी जाएगी, ये प्रतिबंध है। लेकिन इसी में एक दूसरी चीज़ और ये है कि अगर वो सूचना विस्तृत लोकहित की होगी, बृहद जनहित की होगी, तो वो सूचना जन सूचना अधिकारी आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो धारा 8 का परंतुक है, वो ये भी कहता है कि जो सूचना विधानमंडल या संसद को देने से मना नहीं किया जा सकता, वो सूचना आरटीआई आवेदक को भी दी जाएगी। तो धारा 81J जो है, 81J को हमको इन दोनों चीज़ों को साथ मिला के देखना होगा, यानी कि बृहद लोकहित, अगर सूचना बृहद लोकहित की है, तो वो निजी होने पर भी सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन ये बृहद लोकहित साबित करने का भार आरटीआई आवेदक पर होगा। इसी तरह जो सूचना संसद या विधानमंडल को दी जा सकती है, वो सूचना दी जाएगी। अब वो सूचना संसद या विधानमंडल को दी जा सकती है या नहीं, वो साबित करने का भार या तो फिर जन सूचना अधिकारी उसमें निर्णय लेगा, वो मान्य करना होगा, या अगर मामला प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास है तो उसका निर्णय, या अगर वो सूचना आयुक्त महोदय के पास है तो उनका निर्णय उसमें मान्य हमको करना होगा। अब हम और देखें तो एक धारा इसमें 10 भी आती है। तो धारा 10 ये कहती है कि सूचना को आप काट के भी दे सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका कि एक पार्ट ऐसा है जिसको जन सूचना अधिकारी सोचता है कि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो व्यक्तिगत सूचना का है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक किए जाने योग्य है, तो जितना निजी सूचनाओं का हिस्सा है उसको छुपाते हुए उसकी कॉपी बना के, वो फोटो कॉपी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फोटो भी हो सकता है, और उतनी सूचना जो है सार्वजनिक की जा सकती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम अक्सर न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं कि जैसे हमारे देश में कि कानून है कि रेप पीड़िताओं की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है। तो अगर कहीं उनको दिखाना भी होता है तो उनके चेहरे को
छुपा दिया जाता है या उनको पूरा का पूरा ब्लर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही आरटीआई एक्ट में भी मैं अगर एक साधारण सा छोटा सा उदाहरण दूं कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई आरटीआई एप्लीकेशन की ही सर्टिफाइड कॉपी मांग ली, तो वो कॉपी मुझको दी जाएगी, लेकिन उसमें जो उस व्यक्ति की निजी जानकारियां जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, इनको उसमें से छुपा दिया जाएगा। उसने क्या सूचना मांगी है वो मुझे आरटीआई एक्ट में दी जा सकती है, उसका नाम जो है वो सूचना मुझको दी जा सकती है। बहुत अच्छी बात। अब एक अहम प्रश्न और पूछ रहा हूँ आपसे, चौथा प्रश्न मेरा है, आरटीआई एक्ट के तहत कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती है? जी देखिए, उसी संबंधित है आपके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी देखिए ना उसी से जुड़ा हुआ है। तो हम अगर देखें तो आरटीआई एक्ट के तहत कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती है, इस सवाल के लिए हमको आरटीआई एक्ट की धारा 8 देखनी होगी, आरटीआई एक्ट की धारा 9 देखनी होगी और आरटीआई एक्ट की धारा 11 देखनी होगी। आरटीआई एक्ट की धारा 8 जो है उसमें तमाम ऐसे विषय दिए गए हैं जिनसे संबंधित सूचनाएं आरटीआई एक्ट में दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। अब इसमें सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनसे कि देश की हमारी जो है सुरक्षा को खतरा हो रहा हो, वो सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि निजी सूचनाएं हो, ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं जो कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप में दी गई सूचनाएं हैं। जैसे फिड्यूसरी रिलेशनशिप में ये, जैसे मान लीजिए कोई हमने अपनी जानकारी बैंक को दी है तो बैंक उसको सार्वजनिक नहीं करेगा। इसी तरह हमने कोई जानकारी किसी डॉक्टर को दी है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक नहीं होती हैं। ऐसी सूचनाएं जिनसे कि किसी व्यक्ति के बिजनेस पर कोई इस तरह की प्रतियोगात्मक जो है उसको असुरक्षा खड़ी हो जाए वो सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होंगी। निजी सूचनाओं को अभी हम इन ग्रेट डिटेल जो है वो डिस्कस कर ही चुके हैं। अब जहां तक धारा 11 है, धारा 11 उस समय आती है जब जन सूचना अधिकारी किसी सूचना को देने का निर्णय करता है, लेकिन देने का निर्णय करने के बाद वो एक बार जो हमारा जिस व्यक्ति से संबंधित वो सूचना दी जा रही है उसको लिख के पूछता है कि भाई इन सूचनाओं को दिए जाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, और फिर उसकी आपत्ति के हिसाब से अपना निर्णय लेता है। तो इन नटसेल हम बोल सकते हैं कि कौन सी सूचनाएं आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको धारा 8 का सम्यक अध्ययन करना होगा, धारा 9 का करना होगा और धारा 11 का करना होगा, और उनके हिसाब से जन सूचना अधिकारी जो भी कोई रीजन आपको सूचना देने से मना करने में देता है उनका सम्यक प्रत्युत्तर आपको देना होगा। अच्छा, अब हम अगला प्रश्न जो पूछ रहे हैं महत्व ये भी है कि एक व्यक्ति कितनी आरटीआई लगा सकता है और आरटीआई को किन मामलों में खारिज किया जा सकता है? जी देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। आरटीआई एक्ट में इस पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि एक व्यक्ति कितनी आरटीआई लगा सकता है। तो लेकिन अगर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो साथ में हमको ये भी देखना है कि कोई भी अधिकार अगर निर्बाध रूप से दिया जाता है तो निर्बाध रूप से दिए जाने पर वो फिर अधिकार नहीं रह जाता है बल्कि दुरुपयोग बन जाता है। तो इसमें बात एथिक्स की आ जाती है। एथिक्स के अलावा बात इसकी भी आ जाती है कि आखिर कितनी आरटीआई लगाने की हमारी आवश्यकता है। इसमें अगर हम एथिक्स की बात करें, इसमें अगर हम इसकी बात करें कि एक आदमी कितने आरटीआई लगा सकता है, तो हम अगर देखें तो हिंदुस्तान की आबादी इस समय 1 अरब और लगभग 40-50 करोड़ के आसपास है। तो आप सोच के देखें कि हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक किसी भी सूचना आयोग में आरटीआई लगा सकता है। तो अगर हर आदमी एक एक भी आरटीआई लगा दे तो सिस्टम ओवरबर्डन्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि एक एक आदमी 100-100, 500-500, 1000-1000 आरटीआई लगाता है। तो ये लगाकर वो अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति बिल्कुल नहीं कर रहा है, अपितु वो सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, वो उस आरटीआई की व्यवस्था को फेल करने जा रहा है। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट मत ये है, एक व्यक्ति को आरटीआई लगाते समय भी बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और कम से कम संख्या में आरटीआई लगाना चाहिए ताकि उनका निस्तारण इफेक्टिवली हो सके। अभी आपका इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है
कि किन मामलों में आरटीआई आवेदन को खारिज किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें बड़ी स्पष्ट चीज है कि मेरा ये मानना है कि आरटीआई आवेदन को खारिज तो किया ही नहीं जा सकता है, बस आरटीआई आवेदन का निस्तारण किया जा सकता है। वो निस्तारण करने में जो मैंने अभी बताया आपको कि जन सूचना अधिकारी धारा 8, धारा 9 और धारा 11 के उपबंधों के अंतर्गत जैसी स्थिति हो उस मामले में निर्णय लेकर आरटीआई आवेदक को सूचित कर सकता है। आरटीआई का जवाब नहीं देने पर क्या कोई जुर्माना है? क्या यह राशि आवेदनकर्ता को मिलती है? जी देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है कि जुर्माना लगाने का क्या नियम है, आखिर आरटीआई एक्ट की किस धारा के तहत जुर्माना लगता है। तो ये जुर्माना लगता है आरटीआई एक्ट की धारा 20 की उपधारा 1 के तहत। अब आरटीआई एक्ट में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हम देखें तो धारा 7 की उपधारा 1 में कि 30 दिन में वो सूचना दी जानी है। अगर सूचना 30 दिन में नहीं दी जा रही है तो और मामला अगर आयोग में आता है तो राज्य सूचना आयुक्त जन सूचना अधिकारी से ये पूछ सकते हैं कि भाई ये 30 दिन से आगे की देरी क्या हुई, और उस देरी का औचित्य सिद्ध करने का भार जन सूचना अधिकारी का है। हालांकि धारा 20(1) में जो जन सूचना अधिकारी पर जुर्माने का या दंड का अधिकार है वो अधिकार डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। यानी कि यदि सूचना आयुक्त की संतुष्टि है तो वो चाहे तो जुर्माना लगाएं और चाहे वो जुर्माना ना लगाएं, उनकी संतुष्टि यहाँ पर पहले आवश्यक है। लेकिन अगर वो जुर्माना लगाते हैं तो वो जुर्माना 250 रुपए पर डे ही होगा। हाँ, ये प्रायः देखने में आता है कि कुछ हमारे इस तरह के सूचना आयुक्त होते हैं जो कि थोड़ा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ इससे इतर भी जुर्माने लगा देते हैं, जैसे कि आप कुछ लोगों को भोजन करा दीजिए, आप कुछ पेड़ लगवा दीजिए, लेकिन वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और आरटीआई एक्ट की मंशा के खिलाफ है। एक बार यदि जन सूचना अधिकारी पर दंड लगाने का निर्णय ले लिया जाता है तो वो दंड केवल और केवल 250 रुपए पर डे के हिसाब से होगा, जिसकी की मैक्सिमम सीमा 25,000 रुपए ही हो सकती है। अच्छा, फिर इसका अगला हिस्सा था कि क्या ये जुर्माना आरटीआई आवेदक को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, ये जुर्माना आरटीआई आवेदक को नहीं मिलता है। ये जुर्माना सीधे सीधे सरकारी खजाने में जाता है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर आरटीआई आवेदक की हम बात करें तो उसके लिए धारा 19 की उपधारा 8 के सबसेक्शन बी में ये उपबंध है कि यदि आरटीआई आवेदक सूचना आयोग जाकर ये सिद्ध करने में सफल रहता है कि सूचना मिलने में देरी से उसको कुछ हानि हुई है, कुछ उसको क्षति हुई है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, तो सूचना आयुक्त इस मामले में आरटीआई आवेदक को कुछ कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति दिलवा सकते हैं और वो उस आरटीआई आवेदक को निजी तौर पर मिलेगी। जी, अब मेरा 7वां प्रश्न है, जुर्माना लोक सूचना अधिकारी पर व्यक्तिगत क्यों लगता है? देखिए, ये एक्ट की व्यवस्था है और चूंकि जो हमारे स्टैट्यूट या किसी भी कानून में लिख जाता है तो वो कानूनी प्रावधान है, और मुझको ये लगता है कि ये जुर्माना जो लोक सूचना अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से लगाने की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे कानून बनाने वाली संसद है उसकी इंटेंशन ये रही होगी कि जो जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करते हुए प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित करे कि 30 दिन के अंदर वो सूचना आरटीआई आवेदक को मिल जाए। हालांकि इसके लिए जन सूचना अधिकारी को कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि धारा 5(4) है, धारा 5(5) है। तो इनमें जन सूचना अधिकारी को ये अधिकार दिया गया कि वो सूचना देने के लिए वो किसी भी लोक सेवक की जो कि उसके कार्यालय में जॉब में है उसकी हेल्प ले सकता है, और इन धाराओं के तहत वो व्यक्ति डीम्ड जन सूचना अधिकारी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में व्यवस्था ये है कि किसी और की कहना चाहिए काम में कोताही की वजह से सूचना देने में देरी हो रही है, लेकिन अगर जो जन सूचना अधिकारी नामित है उसने वो लिखत पढ़त में आरटीआई आवेदन में या तो संबंधित लोग
प्राधिकारी से हेल्प मांगी हुई है, या उसने वो जो लोक सेवक है उससे हेल्प मांगी हुई है, या उस लोक सेवक को लिखत पढ़त में दिया हुआ है, तो जिस लोक सेवक ने वहां पर सूचना देने में देरी लगाई है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन सूचना देने के मामले में नहीं किया है, वो डीम्ड जन सूचना अधिकारी होगा और ऐसे मामले में बाद वाले पर दंड होगा। जो नामित जन सूचना अधिकारी है उस पर दंड नहीं लगेगा। तुच्छ आरटीआई आवेदन क्या है? नौकरशाहों द्वारा उनके गैर पेशेवर रवैये के लिए बार बार दोहराया जाने वाला बहाना कुछ तुच्छ प्रश्नों के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अब यहाँ पर मैं फिर इस बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि जब आरटीआई एक्ट सबसे पहले 2005 में अमल में आया, तो उस समय पर तुच्छ आरटीआई आवेदन जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय जो भी कुछ लिख के पूछा जाता था ये माना जाता था कि ये हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो ये बड़ी साधारण सी चीज है कि प्रश्न पूछने का अधिकार हमेशा निर्बाध होता है। जिसको प्रश्न पूछने का अधिकार होता है वो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन मैं जैसे कि पहले भी इस चीज को कहता रहा हूं कि कानून जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, कानून डायनेमिक होता है। और कानून के डायनेमिक होने का बस मतलब यही है कि एक कानून संसद के द्वारा सबसे पहले पारित होता है, संसद के द्वारा पारित होने के बाद जब वो लागू होता है तो लागू करने में जो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको दूर करने के लिए हर कानून में एक रूल मेकिंग पावर संसद दिए रहती है। उस रूल मेकिंग पावर जैसे आरटीआई एक्ट में धारा 28 में है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो सक्षम प्राधिकारी है वो उसमें जो है रूल बनाता है। रूल बनाने के बाद साथ साथ इसमें ये होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो लॉ ऑफ द लैंड हो जाते हैं। तो ये कानून को एक नया रूप दे देते हैं, एक नई दिशा दे देते हैं। तो नई दिशा देने के बाद ये होता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि कानून बहुत ही सदे हुए दायरे में चलना शुरू कर देता है। वही हालत आज आरटीआई एक्ट की भी हो गई है। तो इसकी वजह से आज ये तुच्छ आरटीआई प्रश्नों की बात प्रभावी हो गई है। अब जैसे तुच्छ आरटीआई प्रश्नों में मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप जब भी आरटीआई आवेदन करें कोई भी प्रश्नवाचक चीजें नहीं मांगें। दूसरे, जब नियमावलियां आ गई हैं, विस्तृत सूचनाओं की अब मनाही हो गई है, तो आप ऐसी सूचनाएं ना मांगें जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत हों। आरटीआई आवेदन को छोटे से छोटा रखें, कुछ ही बिंदुओं तक सीमित करें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे जो बिंदु हों वो बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक हों, बहुत लंबे ना हों, उनमें एम्बिग्युइटी ना हो। तो जहाँ पर कहीं हमारे प्रश्नों में अगर प्रश्नवाचक है वो तुच्छ प्रश्न हो जाते हैं। अगर कहीं एम्बिग्युइटी है यानी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उनसे बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो तुच्छ प्रश्न हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का जन सूचना अधिकारी प्रायः जो है इस तरह से सहारा ले लेते हैं और आरटीआई आवेदनों पर सूचना नहीं देते हैं। हालांकि मैं फिर इस चीज़ को कहूँगा कि मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि ये एक्ट पारदर्शिता का एक्ट है। तो जन सूचना अधिकारियों को इस चीज़ की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूचना वो सार्वजनिक कर सकते हैं, जो कि सार्वजनिक करने योग्य है, उनको आरटीआई में सार्वजनिक करनी चाहिए। अच्छा, लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर आपका क्या विचार या सुझाव है? जी, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, तो जैसे कि हर कानून के साथ यही होता है, कानून जैसे जैसे डेवलप होता है तो उस कानून का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है। कानून का लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ पेशेवर लोग भी आ जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि हजार हजार आरटीआई जिनकी रहती हैं। तो अब आप स्वयं सोच के देखें कि सरकारी व्यवस्थाओं में, जैसा कि आज की बातचीत में भी सामने आया, इससे पहले भी आया, कि जन सूचना अधिकारी कोई अलग से बनाया गया पद नहीं है। जो लोक सेवक जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी है
वो इस काम के साथ साथ अपने स्वयं के पद के दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। तो आरटीआई आवेदकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कभी अपने आप को जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की जगह पर रख के देखें, और साथ में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने आप को आरटीआई आवेदक की जगह पर रखें, क्योंकि कल को हो सकता है कि जब आप रिटायर हों तो आज आप जिस ऑफिस में बैठ के सूचना देते हैं उसी ऑफिस में आपको स्वयं आरटीआई आवेदन लगाना पड़ जाए। अगर इसी तरह की लंबित व्यवस्थाओं का उस समय भी मामला हुआ तो आपको भी वही परेशानियां होंगी, वही समस्याएं उठानी होंगी जो कि आज वो आरटीआई आवेदक उठा रहे हैं जो सूचना आपसे मांग रहे हैं। क्या सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग में आरटीआई लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए आरटीआई एक्ट की धारा 3 और धारा 6, मैं इन दोनों की बात करूंगा। तो धारा 3 जो है वो प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार देती है, और धारा 6(1) प्रत्येक व्यक्ति को, तो जो कि सरकारी कर्मचारी नागरिक भी है और व्यक्ति भी है, तो वो बिल्कुल सूचना मांग सकता है। लेकिन हाँ, सरकारी कर्मचारी को वो सूचना अपने नाम से मांगनी होगी और एक निजी हैसियत में मांगनी होगी, ना कि अपना पदनाम लिखते हुए और अपने जो उसके ऑफिस का एड्रेस है उस पर। क्योंकि अगर वो अपना पदनाम लिखते हुए सूचना मांगेगा और अपने ऑफिस के एड्रेस पर मांगेगा तो वो सूचना उसको नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब एक दूसरी चीज है, 11वां प्रश्न है, आरटीआई के तहत हम अपने जनप्रतिनिधि जैसे विधायक के कामकाज का ब्यौरा कैसे मांगे, या मांग सकते हैं नहीं मांग सकते हैं? देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात है कि जब हम किसी विधायक या सांसद की बात करते हैं तो उसके कामकाज का ब्यौरा अगर हमको मांगने की नौबत आ जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि हम ही ठीक नहीं हैं। क्योंकि इसका मेरा अपना ये विचार है कि सांसद या विधायक हमारा ही प्रतिनिधि होता है, हमने ही उसको चुन के भेजा होता है, तो हमारा ही एक अंश होता है वो। तो विधायक या सांसद से ये अपेक्षा होती है कि वो अपना कामकाज पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा। जो भी कुछ पैसा वो खर्च कर रहा है उस पैसे का पूरा हिसाब वो अपने क्षेत्र की जनता को बता के रखेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हाँ, सांसद और विधायक भी आरटीआई एक्ट के तहत, चूंकि वो जो है लोक सेवक हैं, जन सेवक हैं, तो वो भी आरटीआई के दायरे में आते हैं और उनसे भी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। वो सूचनाएं उन्होंने जहां से उनको पैसा मिला है आप वहां से मांग सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां उन्होंने काम करके उस पैसे को डिसबर्स किया है आप वहां से मांग सकते हैं। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या कोई किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी के बारे में आरटीआई के द्वारा जानकारी मांग सकता है, जबकि यह उसकी निजी जानकारी होती है? जी, ये सवाल भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रायः इसलिए सामने आता है कि हम देखते हैं इस समय पर जो फैमिली मैटर होते हैं उनमें जब कभी किसी महिला को गुजारा भत्ते के लिए जाना होता है तो उसको अपने हस्बैंड की जो है सैलरी स्लिप की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें आरटीआई एक्ट में अभी हमने जो पूरे डिस्कशन में बात की है तो धारा 8 की बात की है, तो उसमें हमने लोकहित की बात की है। तो यहाँ पर मेरा ये अपना मानना है, अगर कोई वाइफ जिसका कि केस पेंडिंग है और अगर वो अपने हस्बैंड की सैलरी स्लिप की जानकारी मांग रही है तो वो उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर ये आरटीआई में नहीं दी जाएगी तो वो महिला उस सैलरी स्लिप को अदालत के माध्यम से भी मंगा सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर और कोई व्यक्ति है जो किसी की अगर सैलरी की जानकारी पाना चाहता है तो इसमें बड़ी स्पष्ट चीज़ है कि पदनाम के हिसाब से हमारे यहाँ वेतनमान फिक्स होते हैं, तो उस सैलरी का एक मोटा मोटा अनुमान लगभग हर किसी आदमी को होता है। लेकिन हाँ, अगर वो सैलरी की जानकारी मांग रहा है और वो जानकारी विस्तृत लोकहित में है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए अगर आपने किसी की शिकायत की कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति है और आप उसकी विजिलेंस जांच कराना चाहते हैं, आपके पास ये जानकारी है कि उसके पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं या उसके पास कितनी संपत्ति है। अब आप सिर्फ ये एसर्टेन करना चाहते हैं कि आखिर उसमें से कितना हिस्सा उसने नंबर 1 की आय से यानी कि अपनी सैलरी से कमाया है। तो उसमें आप अगर अपना ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा 100 केस करते हुए अपनी आपत्तियों को भेजेंगे तो ये सूचना आपको बिल्कुल दी जाएगी,
क्योंकि इसमें आपका बृहद या विस्तृत लोकहित शामिल है। तो दोस्तों, आज संजय शर्मा जी ने हमारे इन प्रश्नों का बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया और आपको बहुत जानकारी मिली, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिली। और इस तरह के प्रश्न उत्तर आप हर रविवार को 11 बजे सुन सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रविवार प्रातः 11 बजे राइट टू इंफॉर्मेशन अथवा जन सूचना का अधिकार अधिनियम पर हमारे कार्यक्रम को अवश्य देखें। वीडियो में पूछे गए आपके पसंदीदा प्रश्न के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और कुछ प्रश्न आप अपनी तरफ से लिखें जिस पर हम अगले कार्यक्रम में आपके प्रश्न को उत्तर के साथ शामिल कर सकें। और अगर आप किसी तरीके की कोई जानकारी करना चाहते हैं तो अधिनियम से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी आधिकारिक ईमेल आईडी पर हमें अपने प्रश्न आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे अवश्य संपर्क करेगी। नमस्कार। नमस्कार।